सो हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। देखिए, अब तक हम लोगों ने स्फीयर्स में अगर बात करें तो मैंने आपको लिथोस्फीयर सारा कंप्लीट करा दिया है। हम लोगों ने उसके बाद एटमॉस्फेयर भी सारा कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये लेक्चर्स आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे प्रॉपरली। एंड अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली मुझे बात करिए। एक बार हम लोग एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। इन केस एटमॉस्फेयर में आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमिना देखे थे। हमने स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन देखा था एटमॉस्फेयर का, कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कॉम्पोजिशन होता है एटमॉस्फेयर का। फिर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में हीट बजट एंड इंसुलेशन के बारे में बात करी थी। हम लोगों ने लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के बारे में बात करी थी। वहां पे मैंने आपको थर्मल इंजन के बारे में बताया था। पहला थर्मल इंजन मैंने एक्सप्लेन किया था, दैट इज विंड। एंड विंड के हम लोगों ने जो ग्लोबल विंड सिस्टम्स हैं, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स हैं, ये सारी हम लोगों ने बात करी थी वहां पे। इसके बाद हम लोगों ने बात करनी स्टार्ट करी थी, हम लोग मूव करे थे टूवर्ड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था टूवर्ड साइक्लोन, साइक्लोनिक टेंडेंसीज या साइक्लोन्स के बारे में हमने देखा था। बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करे थे टेम्परेट साइक्लोन्स, इनके बारे में बात करी थी कि ये क्या होते हैं, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम लोग बात करी थी आफ्टर साइक्लोन्स, हम लोगों ने बात करनी स्टार्ट करी थी टुवर्ड्स मॉइस्चर। एंड मॉइस्चर हम लोगों ने देखा था एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कैसे देखने में मिलता है। बहुत सारे एसोसिएटेड फिनोमिना जो हम लोग मॉइस्चर के साथ देखते हैं, ह्यूमिडिटी, फॉग, देन उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये सारे एस्पेक्ट देखे थे। क्लाउडिंग का फिनोमिना, क्लाउड्स का फिनोमिना हम लोगों ने देखा था। ये सारी चीजें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में बहुत डीपली कवर करी हैं। सो आई होप दैट वाज ओके फॉर यू पीपल, प्रॉपरली जो है समझ में आ गया होगा, लेक्चर आपने पढ़ लिया होगा। वी हैव टू टेक अप अ क्विज ऑल्सो। सो हम लोग को क्विज के ऊपर भी वी विल कंटेम्पलेट कि कब हमने वो क्विज करना है। एंड आई विल स्टार्ट नाउ, आई विल स्टार्ट टेकिंग योर टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। सो मैं आपको टेस्ट शेड्यूल करने लग जाऊंगा एंड यू कैन गिव दोज टेस्ट एंड चेक कि आपकी किस तरह से तैयारी चल रही है, कितना आपका जो है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। सो चलिए दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज टू बी कवर्ड। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम लोग को कवर करने हैं। फॉर इंस्टेंस हम लोग हाइड्रोस्फीयर में बात करेंगे बेसिकली कि कितना जो है पोर्शन ऑफ वाटर आपको, या क्या क्या जो है डिविजन्स है एज फार एज द हाइड्रोस्फीयर इज कंसर्न। पानी कहाँ कहाँ पे कितना मिलता है हम लोगों को, अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करें इसमें। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेनली जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर में होगा, वो होगा ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट बात करने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस टेम्परेचर एंड सैलिनिटी के बारे में बात करेंगे और किस तरह से वो ओशियंस को इफेक्ट करता है। देन हम लोग ये बात करेंगे कि हम ओशियन करंट्स के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने पहला थर्मल इंजन डिस्कस कर लिया था, दैट वाज विंड। एंड देन सेकंड थर्मल इंजन जो हमको डिस्कस करना है दैट इज ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग सी वेव्स देखेंगे कि सी वेव्स क्या होती हैं, या फिर आपके सुनामीज, अगर आपने सुना होगा तो सुनामीज क्या होती हैं, क्या इनका मैकेनिज्म होता है। ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर। फाइनली हम लोग अपने ओशियंस की प्रोफाइल देखेंगे कि ओशियंस की प्रोफाइल क्या होती हैं, मींस किस तरह से कौन से ओशियंस है हमारे पास, कौन से बड़े महासागर है और इनकी क्या प्रोफाइल है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद बेसिकली डिफाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली इज हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या चीज है दोस्तों। हाइड्रोस्फीयर जो है अगेन नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाइड्रोस मींस वाटर एंड स्फीयर मींस obviously sphere only, right, circle, that means it is the sphere of water जो हमारे अर्थ में देखने को मिलता है, which envelops our earth. now ये जो हाइड्रोस्फीयर है, देखो ये जो वाटर है, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कंसिस्ट ऑफ वाटर, H2O। ये वाटर जो है इट इज द मोस्ट वंडरफुल मॉलिक्यूल दैट वी फाइंड इन अर्थ। ये जो है आपको तीनों फॉर्म्स में मिल जाता है। फॉर इंस्टेंस इट इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म, देन इट इज अवेलेबल इन द गैसुअस फॉर्म, एंड देन फाइनली इट इज अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। तीनों फॉर्म्स में आपको देखने को मिल जाता है अर्थ में। फॉर इंस्टेंस अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें, यू सी या यू विटनेस दिस वाटर in the form, or you witness hydrosphere, matter of fact, in the form of something called as glaciers। glaciers की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। देन पोलर आइस कैप्स, इनकी फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। जो पोलर आइस कैप्स आपको अगेन नॉर्थ पोल, साउथ पोल में मिलती है, आर्कटिक में और एंटार्क्टिक में आपको देखने को मिलती हैं। देन ऑब्वियसली आइस कैप्स जो आपको माउंटेन पीक्स में देखने को मिलती है। ये सारे जो है दे फॉर्म दी पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर ओनली। एंड इसमें जो है आपको क्या, जो वाटर है इट इज फॉर्म और इट इज फाउंड इन दी
सॉलिड फॉर्म। ठीक है जी, इसको हम लोगों ने अलग से एक सब स्फीयर बना रखा है हाइड्रोस्फीयर का, दिस इज कॉल्ड एज क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर मींस स्फीयर ऑफ आइस, जो आपको देखने को मिलता है अगेन समथिंग लाइक दिस इन दी आर्कटिक्स, इन दी एंटार्क्टिक्स, ग्लेशियर्स जो आपको देखने में मिलते हैं, पोलर आइस कैप्स देखने में मिलती हैं। देन उसके बाद आपको जो माउंटेनियस रीजन्स में आइस कैप देखने में मिलती हैं, अगेन पहाड़ियों के ऊपर जो इस तरह से आइस होती है, एंड ये पहाड़ों में ग्लेशियर्स होते हैं। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें, फॉर इंस्टेंस गंगोत्री ग्लेशियर है, सियाचिन, बाफो, हिस्पारो, बहुत सारे इस तरह के ग्लेशियर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। माउंटेन पीक्स में बहुत सारी बर्फ देखने को मिलती है। ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ cryosphere, and this is the solid form of hydrosphere which is present on our earth. Then is liquid form में, liquid form में आपको again you find it in the form of oceans, in the form of seas, in the form of river streams, in the form of lakes, इस तरह से जो है आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिल जाता है। एंड देन फाइनली जो है गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, इन आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर के फॉर्म में मिलता है आपको, and you find it is almost very less as far as जो atmospheric composition मैंने आपको बताई थी, it is not even 0.01%, but again very very important role जो कि ये water vapor करता है, perform करता है very important roles as far as our atmospheric cycles are concerned. So तीनों फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है हाइड्रोस्फीयर। मैटर ऑफ फैक्ट आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाता है। यू फाइंड देम ऑन द सरफेस ऑल्सो, आपको सरफेस में देखने को मिल जाता है, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन ऑन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड ऑब्वियसली अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अबव द सरफेस तीनों स्फीयर्स या तीनों एरियाज में आपको देखने को मिलता है, अबव सरफेस, बिलो सरफेस एंड ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस अगेन इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, इन द फॉर्म ऑफ ice caps, in the form of oceans, in the form of seas, in the form of rivers, ये सारे जो है एस्पेक्ट्स में आपको सरफेस के ऊपर देखने को मिल जाता है हाइड्रोस्फीयर। बिलो द सरफेस यू फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की फॉर्म में आपको जो है बिलो द सरफेस देखने को मिलता है। अबव द सरफेस यू फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स, जिसे हम क्लाउड्स कह सकते हैं। वी फाउंड इट इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, इन द फॉर्म ऑफ फॉग, इन द फॉर्म ऑफ जनरली वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। सो अगेन दीज आर ऑल फॉर्म्स जो आपको अगेन सरफेस के ऊपर, बिलो सरफेस, अबव सरफेस देखने को मिलता है, एंड तीनों फॉर्म्स में आपको देखने को मिल जाता है हाइड्रोस्फीयर, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्फीयर ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, आई टोल्ड यू। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज के कारण ये जो है इट बिकम्स, दिस मॉलिक्यूल बिकम्स द मोस्ट एसेंशियल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। फॉर इंस्टेंस ये जो है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, इजीली तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर जाता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, एंड देन it plays very very important roles in our atmospheric cycles, in our lithospheric cycles, बहुत सारी इस तरह की चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, फॉर इंस्टेंस हाई स्पेसिफिक हीट होना एंड लेटेंट हीट स्टोर कर पाना या फिर उसे रिलीज कर पाना, दिस इज ऑल्सो प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर इंस्टेंस हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉनसून्स या फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स या इस तरह के बहुत सारे जो आपके फिनोमिनाज हैं, जो जियो फिजिकल फिनोमिनाज हैं, जो हाइड्रोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं, एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज हैं, इसमें जो है इट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पीछे वाले सेक्शन में हमने ऑलरेडी कवर किया एटमॉस्फेयर में, आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं, बट इसको हम जो है थोड़ा थोड़ा आगे भी कवर करते रहेंगे, राइट। सो जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, अगेन वाटर जो है मैंने आपको बताया इट इज वेरी वेरी की टू आवर सस्टेनेंस ऑल्सो। लाइफ की अगर हम बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक लाइफ की बात करें तो ऑर्गेनिक लाइफ भी जो है इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर। मैटर ऑफ फैक्ट इट स्टार्टेड इन दी वाटर, ठीक है जी। स्टार्टेड जो लाइफ का स्टार्ट है, जो आपकी ऑर्गेनिक लाइफ स्टार्ट हुई, इट ऑल्सो स्टार्टेड इन दी वाटर ओनली, इन दैट केमिकल सूप विच वॉज देयर इन अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो इन दी ओशंस। इस टाइम पे स्टार्ट हुई। एंड अगर हम आज की बात भी करें तो अगेन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ की बात करेंगे, 70% ऑफ मोर ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ इज कंपोज नथिंग बट ऑफ वाटर। आपके शरीर, मेरा शरीर, सबके शरीर जो है वो 70-75% वाटर के ही बने हुए हैं, right? Our cells, our tissues, everything starts from water only. So that is why it is very very important, and lots of physical and chemical properties which makes water a wondrous molecule in our earth, right?
सो अगर हम देख लेते हैं फटाफट से कि अर्थ में वाटर मिलता कहाँ पे और कितना मिलता है। सो अगर हम बात करें अर्थ की सरफेस पे, तो अगेन 30%, द होल अर्थ 30% इज कवर्ड बाय लैंड, एंड देन रेस्ट ऑफ इट 70% इज कवर्ड बाय द वाटर। 70% जो है हमारे अर्थ में वाटर कवरेज देखने में मिलता है, रेस्ट 30% इज जस्ट लैंड। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से ये 70% वाटर आपको कहाँ कहाँ पे और कितने कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है, क्या इसका कॉम्पोजिशन है। तो अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा, अर्थ का वाटर आपको कहाँ पे देखने में मिल रहा है। अगेन ऑफ द टोटल 70% जो हम लोग देख रहे हैं, राइट, 70% ऑफ ऑल द वाटर, उसका 97, ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑल द ग्लोबल वाटर इट इज फाउंड इन द ओशियंस एंड सीज में आपको जो है देखने को मिलता है 97% ऑफ ऑल दी वाटर। देन रेस्ट ऑफ 3% वो कहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 1% के आसपास में जो है वो सलाइन वाटर है, जो आपको लैंड में देखने को मिल जाता है, नमकीन पानी, राइट। बहुत सारे एरियाज में, क्रीक्स में, बैक वाटर, आपके सॉल्ट फ्लैट्स में, वहां पे बहुत सारा इस तरह का सलाइन वाटर देखने को मिल जाता है। देन ओनली 2.5% ऑफ द ग्लोबल वाटर जो अपने को देखने को मिलता है, इट इज फ्रेश वाटर, दैट इज नॉट सलाइन। ठीक है, इस 2.5% फ्रेश वाटर का भी जो है, अगर हम आगे फिर से फर्दर इसका ब्रेकडाउन करके देखें, तो उसका ऑलमोस्ट 69% के आसपास में जो वाटर है, इट इज फाउंड इन द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। ठीक है, जो पोलर आइस कैप्स हैं आपके, या माउंटेन आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स हैं, मीन्स मोटा मोटा एक क्रायोस्फीयर में आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है फ्रेश वाटर का, जो कि सिर्फ 2.5% है ग्लोबल वाटर के, उसका ऑलमोस्ट 70% वाटर जो है इट इज फाउंड इन द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप। रेस्ट 30% जो है इट इज फाउंड इन द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे मिलता है आपको इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, एंड इट इज अराउंड 30%। उसके बाद सरफेस में कितना पानी बच गया फ्रेश वाटर का, जो कि 2.5% है, उसका 1.2% जो है इट इज फाउंड इन द सरफेस और इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। देन इस 1.2 का भी फर्दर अगर हम बाइफर्केशन करके देखेंगे कि सरफेस जो वाटर है या फ्रेश वाटर है, उसमें क्या चीज मिलती है, तो ऑलमोस्ट 70% जो है वो जो पानी आपको सरफेस के ऊपर मिल रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ परमाफ्रॉस्ट। अभी परमाफ्रॉस्ट क्या चीज है? परमाफ्रॉस्ट जो है वो आपके पोल्स के आसपास के वो एरियाज हैं, वो ग्राउंड है जहाँ पे जमीन के ऊपर जो है हमेशा बर्फ जमी रहती है, जैसे कि साइबेरियन रीजन्स हैं आपके, या फिर कैनेडियन, अपर कैनेडियन रीजन्स हैं, जैसे कि सस्केचुअन हो गया, अल्बर्टा के अपर रीजन्स जो हैं, यहाँ पे क्या होता है, जमीन जो है सारा साल जमी रहती है, इसके ऊपर बर्फ जमी रहती है, एंड ये बर्फ जो है इट इज व्हाट, इट्स नथिंग बट वाटर ओनली। ठीक है, सो इसे हम परमाफ्रॉस्ट रीजन कहते हैं। सारा साल परमानेंटली यहाँ पे आपको फ्रॉस्ट देखने को मिलता है, जमी हुई ग्राउंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका तो जो आपका 1.2% ऑफ द सरफेस वाटर, उसका 60 से अराउंड 69% पानी जो है इट इज जमा हुआ, इट इज इन दी permafrost region and it is not available to us. Then rest of it around 21% के आसपास में it is in the lakes around the world, जो कि वर्ल्ड के आसपास में आपको लेक्स देखने को मिलती है, वहां पे मिलता है। Then some of it is in the swamps and marshes around 2.6%. Then 3% जो है आपको एटमोस्फेयर में देखने को मिलता है। लिविंग थिंग्स में जो है ये अराउंड 0.26% के आसपास में, आपके मेरे हम जो जीव हैं उनके अंदर जो पानी है अराउंड 0.26% के आसपास में, एंड रिवर्स में जो है वो अराउंड 0.5% के आसपास में पानी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप एक चीज तो नोटिस कर ही सकते हैं, एक चीज जो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, दैट जो फ्रेश पानी है, जो पानी हम लोग कंज्यूम करते हैं रोज, वो कहाँ से आ रहा है? वो रिवर से आ रहा है, राइट। ऑब्वियसली वो रिवर से आ रहा है। वो पानी जो है वो टोटल सरफेस वाटर का जो है इट इज जस्ट 0.5%, और टोटल सरफेस वाटर भी जो है वो सिर्फ 1.2% है ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर है वो भी जो है पूरे ग्लोबल वाटर का जस्ट 2.5% है। तो आप सोच सकते हो कि बहुत ही कम अमाउंट पानी हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, वाटर जो है इट इज वेरी मच इन आवर वर्ल्ड, बट उसका जो है बहुत ही ज्यादा छोटा फ्रैक्शन इज अवेलेबल फॉर अस, फॉर आवर नीड्स, आवर ड्रिंकिंग नीड्स। हम लोग अपनी ड्रिंकिंग नीड्स की बात करें या और बहुत सारी नीड्स की बात करें, डोमेस्टिक नीड्स की, एग्रीकल्चरल नीड्स की, इंडस्ट्रियल नीड्स की, इस सब के लिए जो पानी अवेलेबल है इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन एक सोशल अवेयरनेस भी होना चाहिए कि आपको जो है पानी को बहुत जुडिशियली यूज करना है, बिकॉज नाउ यू नो दैट इट इज अवेलेबल टू अस इन अ वेरी टाइनी फ्रैक्शन। ठीक है जी, बाकी सारा हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है। चलिए, सो हम बात करते हैं इस हाइड्रोस्फीयर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है ओशियानोग्राफी।
ना ओशियनोग्राफी से हम लोग क्या समझते हैं, ओशियनोग्राफी बिल्कुल नाम ही अपने आप में बता रहा है, इसको हम कई बार ओशियनोलॉजी भी बोल देते हैं, ओशियनोलॉजी, जहाँ पे भी वर्ड लॉजी लग जाता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टडी ऑफ, ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ व्हाट, ऑफ ओशियंस। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ओशियंस की एंड उसके साथ एसोसिएटेड जो सीज हैं इनकी स्टडी करते हैं, इनकी फिजिकल स्टडी करते हैं, फिजिकल मीन्स ये किस तरह के हैं, क्या इनका फिजिकल कैरेक्टर है, इनका बायोलॉजिकल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, इनकी हिस्ट्रीज को स्टडी करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेलेओ ओशियनोग्राफी कह देते हैं। देन इनके और बहुत सारे ब्रांचेस जैसे एस्ट्रो ओशियनोग्राफी है, बहुत सारी इस तरह की ब्रांचेस हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ओशियंस को स्टडी करते हैं। इसको कलेक्टिवली एक बड़े अम्ब्रेला टर्म के अंडर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ओशियनोग्राफी कहते हैं, ठीक है जी। हम लोग इतनी डीप में नहीं जाएंगे, इतना डीप में जाना होता तो आपको जाके पीएचडी करते ओशन स्टडीज के ऊपर, ये वो नहीं करना, सिर्फ यूपीएससी क्लियर करना। तो ओशियनोग्राफी हम लोग बिल्कुल बेसिक फॉर्म में पढ़ेंगे, ओशियंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो चलिए ओशंस के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 70% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस जो है वो ओशंस कवर करते हैं, ओशंस में कवर्ड है सारा अर्थ हमारा ऑलमोस्ट 70% के आसपास में। एंड ये ओशन जो है वो क्या करते हैं, वो ग्लोबल क्लाइमेट, रीजनल क्लाइमेट को बहुत सारे तरीकों से इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट मैंने आपको एटमॉस्फेयर में बता भी दिए, जब हमने एटमॉस्फेयर की स्टडी करी थी उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपके साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स वो कहाँ पे, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो आपके ओशंस में आते हैं एंड देन इवेंचुअली लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कोस्टल सिटीज जो हैं, कोस्टल सिटीज का जो क्लाइमेट होता है वो इन्फ्लुएंस होता है ओशियंस के करके। एंड यहाँ पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज का फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी लोकल विंड्स जो हैं वो ओशन से इन्फ्लुएंस होती हैं। मैटर ऑफ फैक्ट जो ग्लोबल विंड्स भी हैं वो भी ओशन से इन्फ्लुएंस होती हैं। सो अगेन ग्लोबल क्लाइमेट, रीजनल क्लाइमेट को बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है ओशियंस। देन उसके बाद अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अलॉन्ग कोस्टल एरियाज में आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे कि अगर आप मुंबई की बात करें, राइट, बहुत सारे आपके जो कोस्टल एरियाज मुंबई में बात करें तो यहाँ पे ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, राइट, सारा साल जो है एक ही तरह का मौसम होता है एंड इट इज लाइक ह्यूमिड मौसम होता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? बिकॉज अगेन ओशंस के बहुत ज़्यादा पास में हैं एंड ये ओशन क्या करते हैं, इसके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज है जहाँ पे जो ओशंस है इनके टेम्परेचर को, इनके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। देन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दोस्तों क्या चीज़ है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज नथिंग बट ओशन है या पानी है, पानी जो है हीटिंग के कारण क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वेपर स्टेट में बदल जाता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठने के बाद ठंडा हो जाता है, एडियाबैटिक कूलिंग हो जाती है उसकी, इट टर्न्स इनटू द क्लाउड्स एंड ये क्लाउड्स क्या करते हैं, विद टाइम दे रेन एंड ये वाटर जो है दोबारा नीचे आ जाता है। तो आप ये साइकिल देख रहे हो ना, ये साइकिल जो है आपकी, दिस साइकिल इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल, ठीक है, जहाँ पे वाटर जो है वो गर्म हो गया, इवेपोरेट हो गया, ऊपर उठा, ऊपर ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद कंडेंस कर गया, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स के बाद फिर प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन के बाद ये पानी जो है दोबारा नीचे आ गया। सो दिस साइकिल इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ जो वाटर इवेपोरेशन कहाँ पे हो रहा है, वो अर्थ के ओशंस में होता है, ठीक है। ओशंस में होने के कारण क्या होगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है वो मोस्ट ऑफ इट इज प्रोवाइडेड बाय ओशियंस ओनली एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता की अगर हम बात करें तो जो हमारे महासागर हैं इनमें बहुत सारी जैविक विविधता देखने को मिलती है। मैटर ऑफ फैक्ट इतनी कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अगर बात करें तो ओनली 5% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ओशंस हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड कैरेक्टराइज्ड। सिर्फ 5% के आसपास है। अभी भी बहुत सारा ओशन में इस तरह की बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनका अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन या इनको अभी तक हम लोग खोज नहीं पाए हैं। सो दैट टेल्स यू इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। फिशेस के अलावा फिशेस, एंथ्रोपॉड्स, देन बहुत सारे इस तरह के जानवर है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। इनका अपना एक इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी बनती है। देन फाइनली अगर हम इंसानी सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो मानव सभ्यता के लिए जो है दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी की रोल और वाइटल रोल ये प्ले करते हैं। फॉर इंस्टेंस फॉर फूड रिक्वायरमेंट देखोगे अगर आप, मोस्ट ऑफ जो कोस्टल सिटीज हैं दे आर रिलाइंग ऑन फिश प्रोडक्ट्स, फिश प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड्स एंड बहुत सारी इस तरह की लाइवलीहुड जुड़ी हुई हैं आपकी ओशन के साथ। सिमिलरली एनर्जी पर्पसेस मोस्ट ऑफ आवर ऑयल
जो आपका क्रूड ऑयल आ रहा है, मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल इज कमिंग फ्रॉम ओशंस ओनली। ओशन के जो अभी हम आगे बात करेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ से जो है मोस्टली आपका पेट्रोलियम एंड जो ऑयल है वो निकल के आ रहा है। देन इसके अलावा नेचुरल गैस ये सारी यहीं से निकल के आती है। देन इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, इंपॉर्टेंट ओर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने सुना होगा पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में, रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, ये सारे जो हैं आपको कहाँ से मिलते हैं, मोस्ट ऑफ इट इज लाइंग इन द ओशंस। एंड ये ओशन जो है दे प्ले की रोल in our energy needs, in our food requirements, and they provide us with a livelihood and an ecosystem जहाँ पे हम लोग survive कर रहे हैं, right? So ocean, that is why ocean जो है they play a very very key role, and इसी के लिए हमको इनके ocean के कुछ फिनोमिनास को, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, एक एक करके हम लोग देखेंगे बहुत सारे ओशंस के एस्पेक्ट्स को, बट ये जो है एक आपको ब्रॉड लेवल पे आपको पॉइंट्स मिल गए, पॉइंटर्स मिल गए जो कि आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो एज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस और सीज, राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। लास्ट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑल, ये तो मैं भूल ही गया था, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन वी टॉक अबाउट ओशियन प्रोफाइल। अब ओशन प्रोफाइल क्या है? इट मीन्स कि किस तरह की टोपोग्राफी आपको ओशन के अंदर देखने को मिल जाती है। मीन्स किस तरह के टोपोग्राफी का मतलब क्या है? जियो फिजिकल फीचर्स, किस तरह के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, पहाड़ देखने को मिलते हैं, आपके प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, प्लेन एरिया देखने को मिलता है, क्या चीज आपको ओशंस के अंदर देखने को मिलती है, इसके बारे में हम लोग बात करने लगे हैं। दिस इज ऑल कंसिडर अंडर ओशन प्रोफाइल। सो हम यहाँ पे टोपोग्राफी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए मेरे साथ में। अगर आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली कैरेक्टर बिल्डिंग, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, और आई विल ट्राई और आई विल एम्फोसाइज कि आप इसको मेरे साथ में बनाएं। ठीक है जी, सो लेट अस अज्यूम दिस इज अ ओशन एंड टू गिव यू द पर्सपेक्टिव लेट अस ड्रॉ अ शिप आल्सो। एक छोटी सी नैया बना देते हैं, इस नैया को इस तरह से दिखा देते हैं, सो टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ ओशन। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी दैट मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बट चलो कोई चीज, काम चलाना है। देन हम लोग बात करते हैं, लेट अस मेक लैंड आल्सो। सो दिस इज योर लैंड, राइट? सो यहाँ तक सी आ रहा है एंड दिस इज योर लैंड। लेट अस अज्यूम दिस इज अ कॉन्टिनेंट, हैज टू बी अ कॉन्टिनेंट, राइट? कॉन्टिनेंट ही होगा, एंड यहाँ से भी यू कैन फाइंड दिस इज द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से अगेन यू सी ये जो है आपका क्या है? महासागर है। अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना चीजों को, सो लेट अस अज्यूम वेस्टर्न पोर्शन है, तो लेट अस अज्यूम दिस इज अमेरिका और दिस इज योर अफ्रीका एंड दिस इज कौन सा ओशन? बताओ भाई कौन सा ओशन है ये? सो इट इज अटलांटिक ओशन। बहुत बढ़िया, मुझे पता था आपको पता है इसके बारे में। सो दिस इज अटलांटिक ओशन, राइट? सो वी आर पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव सो दैट आपको थोड़ा सा रियल लाइफ वो भी हो कि किस तरह से हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं। अगर किसी ने महानुभाव ने अपनी एटलस नहीं निकाली है तो रुक जाओ एक मिनट, फटाफट वीडियो को पॉज करो, जाके अपनी एटलस उठा के लेके आओ, आज एटलस की बहुत जरूरत होगी। और जिस मेरे शेर ने अभी तक एटलस नहीं खरीदी है तो बहुत बहुत बढ़िया है, अपने आप को शाबाशी दे दो। और आज शाम को जाके, चलो अब तो नहीं मिलेगी, अब तो आपको काम चलाना पड़ेगा जब तक ये कर्फ्यू वाला सिस्टम लगा हुआ है। बट एनी विच, जिसके पास एटलस है वो आप निकाल के सामने रख लो, आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ओशंस के बारे में, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि यहाँ से जैसे जैसे देखो ओशन की बाउंड्री स्टार्ट होती है एंड कॉन्टिनेंट की बाउंड्री खत्म हो रही है, इस रीजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग देखते हैं कि ये आपको इस तरह से एक शैलो एक्सटेंशन दिख रही है किसकी? कॉन्टिनेंट की, इस तरफ आते हुए। शैलो एक्सटेंशन मींस ये जो है ज्यादा डीप में नहीं है। स्लोप यहाँ पे देखोगे आप, इस पर्टिकुलर एरिया का लैंड का जो स्लोप है बहुत ज्यादा स्टीप नहीं, बहुत जेंटल स्लोप है, और जो डेप्थ है बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिवली शैलो डेप्थ आपको देखने को मिल रही है, शैलो डेप्थ है, एंड जेंटल, वेरी जेंटल आपको स्लोप देखने को मिल रही है। एंड ये रीजन जो है आपका, इस रीजन में दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट ओनली। ये जो है क्या है? दिस इज एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंशन है टुवर्ड्स द ओशन। वाटर के अंदर, ओशन के अंदर कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंशन है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है कि नहीं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का,
इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, याद रखना इसको, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट इन दी सी। सी या ओशन में इसका कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन ही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आर्थिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बात करें, अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक एस्पेक्ट से बात करें, तो दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझने की कोशिश करो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज शैलो, दिस रीजन इज शैलो, एंड यहाँ पे जो है क्या होता है, सन की जो रेज हैं वो पेनिट्रेट कर पाती हैं। तो सन की रेज पेनिट्रेट करने से क्या होगा बॉस, बताओ व्हाट विल हैपन। सन की रेज पेनिट्रेट करने से, सन की रेज पेनिट्रेट करने से इस रीजन में फोटोसिंथेसिस कैन बी डन। ठीक है जी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस होने से क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे डेवलप करते हैं, यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। क्यों सरवाइव कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि अपने को बहुत सारी चीजें दिखानी है यहाँ पे। सो लेट अस अज्यूम दिस इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है जी, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये फाइटोप्लैंक्टन क्या दिया, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड सिंस सनलाइट यहाँ पे पेनिट्रेट कर पाती है तो दे आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। इन फाइटोप्लैंक्टन्स के कारण जो है क्या होता है, यहाँ पे एक इकोसिस्टम बन जाता है। इट क्रिएट्स अ वेरी वेरी वास्ट इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में बेस फाइटोप्लैंक्टन होते जाते हैं, इसको खाने वाले छोटे छोटे कीड़े जिन्हें हम कहते हैं जू प्लैंक्टन्स। ठीक है जी, जू प्लैंक्टन्स। देन जू प्लैंक्टन को खाने वाली छोटी फिशेज, छोटी फिशेज बना के दिखा दूंगा मैं आपको, ये देखो ये आपकी छोटी फिशेज हो गई। देन इन छोटी फिशेज को खाने वाली और बड़ी फिशेज। ठीक है, मेरी फिश की ड्राइंग में मत जाना, बट देन इन बड़ी फिश को खाने वाली अगेन और बड़ी फिशेज। सो इस तरह से क्या बन गया, यहाँ पे ये इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है कि नहीं। सो ये देखो यहाँ पे कंप्लीट इकोसिस्टम बन रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, यहाँ पे बहुत सारी आपको फिशेज देखने मिलती हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बारी पूछा होगा यार, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बारी राजस्थान वालों ने भी पूछा हुआ है इसको, पीसीएस वालों ने भी पूछा हुआ है। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑन द वर्ल्ड। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये देखो ये फिनोमेना हो रहा है, इस करके यहाँ पे बहुत सारी आपको फिशेज मिलती हैं, तभी यहाँ पे जो मछुआरे हैं या फिर आपको जो भी फिशिंग एक्टिविटीज हैं सारी यहीं पे होती हैं। सो अगर आपको देखना है वर्ल्ड में, जैसे हम बाद में आगे वर्ल्ड में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम लोग वहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ आपको बहुत एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिल रही है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलेंगे, और उन कोस्टल रीजन्स में फिशिंग जो है वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे जापानीज कोस्ट है, जापानीज, अगर आपने मैप खोला हुआ है तो मैप में वर्ल्ड फिजिकल निकालो, वर्ल्ड फिजिकल में आप देखो जापानीज रीजन को, जापान के आसपास का रीजन है वो सारा क्या है, वो आपको लाइट ब्लू कलर में दिखाया होगा। वो आसपास का जो सारा सी है लाइट ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। लाइट ब्लू कलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेप्थ कम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ होने के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फिशिंग की जाती है। जापानीज नोन फॉर देयर फिशिंग, है कि नहीं। चलो इसके अलावा अगर आपको इंडिया में देखना है तो इंडिया के अगेन नीचे वाली साइड आ जाओ, आपका पेनिनसुला वाली साइड, ईस्टर्न एरिया वाली साइड आ जाओ। ईस्टर्न एरिया में आपको बहुत एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी, ऑल अलोंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद आपका दैट तमिलनाडु, ये सारे रीजन में जो है आपको क्या बहुत एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी, एंड दैट इज बाय वेरी वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ फिशिंग इज डन हियर। बहुत सारा फिशिंग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। और एरियाज देखने हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, और कितने एग्जांपल दूं मैं आपको। आप ईस्टर्न साइड ऑफ उधर चले जाइए, आप कनाडा वाली साइड में चले जाइए, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका वाली साइड में, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव फिशिंग है। देन नीचे साउथ अमेरिकन साइड में आ जाइए, ईस्टर्न पोर्शन में, ईस्टर्न सीबोर्ड में बहुत सारी फिशिंग होती है, ठीक है। जहाँ फाकलैंड आइलैंड वाला रीजन है वहाँ पे बहुत सारी फिशिंग है। सो अगेन बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं एंड बहुत सारी फिशिंग होती है। नॉर्थ सी चले जाइए, यूरोप में नॉर्थ सी चले जाइए, ब्रिटिश जहाँ पे ब्रिटेन है उसके साथ में नॉर्थ सी है, तो देखो सारा जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया है, शैलो डेप्थ वाला एरिया है, बहुत सारी फिशिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, बहुत हो गए। अगर मैप खोल के वो रखा हुआ है, एटलस सामने रखा हुआ है तो बहुत बढ़िया है, नहीं रखा हुआ तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। सो रिचिंग फिशिंग ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे, अंडरस्टूड। और यहाँ पे क्या होता है, और जो यहाँ जो भी पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो भी हम लोग माइन कर रहे हैं, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, ये भी आपको यहीं पे मिलता है। ठीक है जी, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आपको सब यहीं पे देखने को मिलेगी। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो जब ये ऑर्गेनिक जानवर जो हैं, जब ये फिशेज हैं, ये बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, ये छोटी छोटी फिशेज हैं, ये जू प्लैंक्टन, जब ये मरेंगे, ऑब्वियस ही बात है, जिएंगे तो मरेंगे भी, तो इनका जो ऑर्गेनिक डेट्रिटस है वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। ध्यान सुनो, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ आपको। लेट अस टेक दिस कलर। ये देखो, ऑर्गेनिक डेट्रिटस यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है जब जानवर, मेरीन ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, इधर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे, एंड यहाँ पे क्या है, वेव्स हैं, ये पानी की वेव्स हैं, ये देखो ये पानी की वेव्स हैं, क्या कर रही है यहाँ पे, कंटिन्यूसली सेडिमेंट्स बहा के लेके आ रही हैं। और विद टाइम क्या होगा, ये सेडिमेंट से, लेट अस टेक अनदर कलर, ब्राउन से दिखा लेते हैं। ब्राउन कहाँ है यहाँ पे, ब्राउन नहीं मिल रहा, ये ब्राउन ले लेते हैं। तो ये सेडिमेंट्स क्या हैं, धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स जो कि ओशियंस इधर से आते हैं, ये सेडिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, इधर इनके ऊपर लेयर बना लेते हैं। ये लेयर, सेडिमेंट्स की लेयर इकट्ठी होने से ये जो एरिया है, ये जो डेड मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ये विद टाइम हीट प्रेशर के अंदर आके दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म क्रूड ऑयल। सो अगेन मोस्ट ऑफ वर्ल्ड का क्रूड ऑयल, देखो ये भी फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ मैं आगे, जो मैं यूज करूंगा कहाँ पे, जब हम वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जहां पे भी आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलती है, और अगर वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जियोलॉजिकल टाइम स्केल में काफी टाइम से अवेलेबल है, काफी टाइम से वो जो है शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ रही है, तो यू विल फाइंड वहां पे पक्का क्या मिलेंगे आपको, ऑयल के रिजर्व्स मिलेंगे। ठीक है कि नहीं, ऑयल के रिजर्व्स मिलेंगे। सो मोस्ट ऑफ जो क्रूड ऑयल है वो आपको यहाँ पे देखने में मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लगा रखे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन क्रूड ऑयल को माइन करते हैं। देखो अगर किसी ने बॉम्बे हाई देखा है तो, नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट बॉम्बे हाई, ठीक है जी, ऑफ शोर जो भी हम लोग यहाँ पे पेट्रोल को माइन कर रहे हैं, इट इज बीइंग डन इन दीज कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ओनली। एग्जाम्पल देता हूँ, जो नॉर्थ का जितना, सॉरी आपका यूरोप का जितना भी ऑयल आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और वहाँ से बहुत सारा ऑयल हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। अमेरिका का जो ऑयल है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको से। यहाँ से बहुत सारी फिशिंग भी होती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको जाके देखो, मैप खोला हुआ है तो देखो इसमें, नॉर्थ सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आपको मैप में कुछ देखना है या फिर एटलस में कुछ देखना है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दिया करो, मैप खोला करो और देख लिया करो। आलस मत मारो कि इसको आगे आगे करते रहो, बाद में कभी देख लेंगे, वो बात कभी नहीं आता है, अभी देखना है। ठीक है जी। सो गल्फ ऑफ मैक्सिको देखोगे, यहाँ पे सारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे बहुत सारी ऑयल की जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया का केजी बेसिन, ठीक है, कृष्णा गोदावरी वाला रीजन का जो बेसिन है, वहां पे देखो बहुत सारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इस करके यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑयल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन देखने को मिलती हैं। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर जो गल्फ है, जैसे जो सऊदी अरेबिया है, वो तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है नहीं, तो वहां पे इतना ऑयल क्यों मिल रहा है। तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये जब हम लोग आपका मिडिल ईस्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, वो भी किसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही था। ठीक है जी, विद टाइम क्या हुआ, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज वो क्या हो गया, वो ऊपर आ गया। ऊपर आने से क्या हुआ, पानी रिसीड कर गया, पानी रिसीड करने से इवेंचुअली क्या हुआ, ऊपर की लेयर जब उनका डिन्यूडेशन हुआ, जब उनकी वेदरिंग हुई, तो नीचे की जो ऑयल की लेयर्स है वो बाहर आ गई। ठीक है कि नहीं, तो वहां पे हम लोग डिटेल में करेंगे, बट मैंने आपको थोड़ा फूड फॉर थॉट दे दिया। ठीक है, हो गया, बहुत कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, तो यहाँ पे ये आपको ये सारी चीजें मिलती हैं देखने को। तो ओशन प्रोफाइल हम लोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिटा देता हूँ, आप अभी आगे बाकी चीजें भी तो देखनी है हमने। ठीक है, चलो। सो नाव नहीं मिटानी थी, नाव फिर से बना देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद क्या होता है, उसके बाद आती है दूसरी लेयर, यहाँ पे जो है आपका जो कॉन्टिनेंट है ये खत्म होने लग जाता है। ये कॉन्टिनेंट का हम लोग एंड पे आ गए हैं, कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे आ गए हैं। तो इसको, ये जो आपको यहाँ पे क्या देखोगे, बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप बनती दिख जाएंगी, बहुत ज्यादा सडन और बहुत स्टीप स्लोप्स आ जाती हैं। इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप यहाँ पे आ गई है, बहुत ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
और इस करके हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। ठीक है जी, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा फटाफट से स्टीपली चेंज होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म हो जाता है और यहाँ पे एक राइज, इस तरह का आपको एब्रप्ट सी राइज देखने को मिलती है, जिसे हम लास्ट में क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज कह देते हैं। एंड इसके बाद जो है कॉन्टिनेंट की बाउंड्री खत्म होगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री खत्म हो गई। ध्यान से सुनो, ये यहाँ पे इस तरह राइज क्यों कर जाता है, बिकॉज यहाँ से देखो ये सेडिमेंट्स हैं, ये जो ओशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो सी है या सी वेव्स हैं, ओशन ये सेडिमेंट्स लेके आते हैं और सेडिमेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से रोल डाउन करते हैं और बाद में जाके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ये इकट्ठे हो जाने से यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के कॉन्टिनेंटल राइज बन जाता है। इस करके आपको इस तरह का एब्रप्ट स्लोप के बाद इस तरह का राइज देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद इसकी बाउंड्री खत्म होगी। ठीक है, देखो प्लेट की बाउंड्री भी आ गई है, प्लेट बाउंड्री है, दिस इज ऑल्सो प्लेट बाउंड्री। याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा है कि, जो अगर नहीं याद आ रहा है तो जाओ पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स का चैप्टर देख लो। चलो जी, सो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ओशियनिक प्लेट जो है या ओशियनिक आपका लिथोस्फीयर, ओशियनिक क्रस्ट स्टार्ट हो जाता है। और इस जगह में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, इस तरह से आपको ओशियनिक क्रस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ओशियनिक क्रस्ट स्टार्ट हो गया है। आई होप आप लोगों का पीछे का लिथोस्फीयर का रिवीजन अच्छा है, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, सो ओशियनिक क्रस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस हो रहा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट कन्वर्जन कर रहा है। और कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, आपको पता होना चाहिए कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, ओशियनिक प्लेट नीचे जाएगी, बिकॉज ओशियनिक प्लेट जो है हैवी होती है। हैवी क्यों होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, चलो नीचे नहीं पता तो कोई चक्कर नहीं है, दोबारा जाके देख लेना। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ओशियनिक प्लेट नीचे जा रही है, सबडक्ट कर रही है, एंड इस करके यहाँ पे इस तरह से क्या बनते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या बनेंगे बॉस, यहाँ पे बनेंगे इस तरह की बड़ी बड़ी खाइयां, ट्रेंचेस बनती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये ट्रेंचेस क्या हैं, ट्रेंचेस के बीच में कई बारी आपको इस तरह के डीपेस्ट पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम फर्दर क्या कह देते हैं, डीप्स कह देते हैं। तो अगर ट्रेंचेस का एग्जांपल दूं तो मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे मिलती है, मरियाना ट्रेंच आपको ढूंढना है, मैप खोलो और मरियाना ट्रेंच को ढूंढो और वहां पे आपको एक बहुत ही डीप पॉइंट मिलेगा। मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं चैलेंजर डीप। ठीक है, चैलेंजर डीप अराउंड कितना, 12 किलोमीटर नीचे है ये, 12 किलोमीटर्स ऑफ डेप्थ, तो बहुत ज्यादा डेप्थ है यहाँ पे। ठीक है जी, अंडरस्टूड। सो यू कैन गो एंड फाइंड दिस आउट एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद ओशन का रेलम स्टार्ट हो जाता है, ओशन का प्रोफाइल स्टार्ट हो जाता है और आपको बड़े बड़े प्लेन, जैसे आपको अर्थ में प्लेन्स देखने को मिलते हैं, उसी तरह के यहाँ पे बड़े बड़े एबिसल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े प्लेन्स, मैटर ऑफ फैक्ट सारा जो ओशन का फ्लोर है 2/3 जो है दे आर नथिंग बट सच काइंड ऑफ प्लेन्स ओनली। इसी तरह के बड़े बड़े प्लेन्स देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे प्लेट्यूज भी देखने को मिलते हैं, फिर यहाँ पे आपको बीच में रिजेस भी देखने को मिलेंगी, माउंटेन सिस्टम्स। ठीक है, अगर मैं अटलांटिक की बात कर रहा हूँ तो ये माउंटेन सिस्टम का नाम बता दो क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रही है, डाइवर्जेंस, एंड ये डाइवर्जेंस से अगेन लावा बाहर आ रहा है और क्रस्ट ये किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है, दिस इज मिड अटलांटिक रिज सिस्टम। अगर किसी को नहीं है याद तो मिड अटलांटिक रिज सिस्टम, ठीक है जी, रिजेस बनी हुई यहाँ पे। एंड देन इवेंचुअली ये सम 14,000 किलोमीटर लंबी और 4,000 किलोमीटर जो सॉरी 14,000 किलोमीटर लंबी जो है, इतनी लंबी आपकी रिज सिस्टम है। देन इवेंचुअली यहाँ पे आपको स्टिल वही प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, प्लेन्स देखने को मिलते हैं। एंड देन इसके बाद इस साइड में अगेन फिर क्या होता है, फिर वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है। ये जो आपका ओशियनिक प्लेट है ये कहाँ जा रही है, नीचे सबडक्ट हो रही है और यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट का स्लोप हो गया और देन इसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, थोड़ा आगे बन गया है क्योंकि ऊपर बनाया हुआ मैंने, ये स्लोप इस तरह से राइज और यहाँ पे कॉन्टिनेंट, ओशियनिक प्लेट नीचे जा रही है, अगेन कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, सो वही आपको रीजन देखने को मिल गया। सारा रीजन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रीजन क्या है, दे आर नथिंग बट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ओनली। कॉन्टिनेंट के पार्ट है, हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल।
मार्जिन्स, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कहते हैं, जिसके अंदर क्या आ गया, आपका शेल्फ आ गया, स्लोप आ गई और कॉन्टिनेंटल राइज आ गया। उसके बाद ये सारा पोर्शन क्या है, दिस ऑल पोर्शन इज ऑफ ओशियंस। ओशन का प्रोफाइल है, ओशन की प्रोफाइल में मिलता है आपको देखने को, जिसमें एबिसल प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे, रिजेस देखने को मिल जाती है, प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर प्लेन्स ओनली। ठीक है जी। उसके बाद आपको फिर वही फिनोमिना उस दूसरी साइड पे देखने को मिलता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है जी। अगर ये आपको ड्राइंग समझ में नहीं आई तो ये ड्राइंग देख लो, वन एट द सेम थिंग है। ओके, वन एट द सेम थिंग। ये ड्राइंग में भी आपको वही सारी चीजें देखने को मिल रही है जो मैंने आपको बताई। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही चीज को मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये चीज अगर आपको, जब आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी तो पीडीएफ्स में पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ्स को मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम कंटेंट डाल सकूं। सो ये सारा कंटेंट आपको पढ़ना है, ऑलमोस्ट वही चीजें जो मैंने आपको बताई है। सही, ऑल ऑफ देम आर सेम थिंग ओनली। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ ओशियंस में, दैट इज कि ओशियंस में सैलिनिटी एंड टेम्परेचर किस तरह का होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और क्या इन्फ्लुएंस करता है सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलिनिटी के साथ। तो सैलिनिटी है क्या, बेसिकली सलाइन का मतलब क्या होता है, मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का प्रेजेंट होना। सो सैलिनिटी का मतलब क्या होता है कि कितना सॉल्ट प्रेजेंट है पानी के अंदर। इसे हम कैसे देखते हैं, बाय काउंटिंग कितने ग्राम सॉल्ट है 1000 ग्राम पानी के अंदर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर पानी की सैलिनिटी कह देते हैं। ठीक है, एवरेज जो आपको ओशियंस में सैलिनिटी देखने को मिलती है, जो डिजॉल्व सॉल्ट देखने को मिलते हैं, वो कितने होते हैं, अराउंड, एवरेज की बात कर रहा हूँ, 35 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से पीपीटी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 0/20 इस तरह से। ठीक है, सो एवरेज जो है आपको कितना मिलता है, 35 पीपीटी मिलता है ऑफ सैलिनिटी थ्रू आउट दी ओशंस। एवरेज की बात कर रहा हूँ, कई कई जगह में बहुत ज्यादा भी है, जैसे कि अगर हम बात करें लेक वैन टर्की में बात करें, ये लेक वैन है, अराउंड 330 पार्ट्स पर 1000 के आसपास में मिलता है यहाँ पे सॉल्ट। डेड सी, लेक वैन ढूंढो कहाँ पे है, डेड सी बताओ भाई मुझे कहाँ पे है, मैप, वीडियो पॉज करो, डेड सी ढूंढो मैप में कहाँ पे है, मुझे बताना है। डेड सी में 240 पार्ट्स पर 1000, इतना ज्यादा यहाँ पे आपको सॉल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको तैरने की जरूरत नहीं, बंदा डूबता नहीं है, अगर आप पानी में उतरोगे तो आप ऑटोमेटिकली फ्लोट करोगे, बिकॉज पानी इतना डेंस है, इतना ज्यादा सॉल्ट है उसके अंदर। यू डोंट हैव टू स्विम, यू विल ऑटोमेटिकली फ्लोट करोगे, क्यों, बिकॉज सॉल्ट इतना ज्यादा है। ठीक है, मैटर फैक्ट जो आपको सो कॉल्ड, जैसे अगर आप पुष्कर में चले जाओगे इंडिया में, राजस्थान वाले रीजन में, या गुजरात में क्रीक्स में चले जाओगे, तो वहां पे आपको पानी जो है वो भी नमकीन देखने को मिलेगा, बट वो इतना नमकीन नहीं है जितना आपको इधर देखने को मिलता है, दैट ओशियंस में देखने को मिलता है, बट स्टिल इट इज सॉल्टी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है, पानी जो है जब उसकी 24.7 पार्ट पर 1000 से कम सॉइल, उसमें नमक होता है, सॉल्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ब्रैकिश वाटर बोल देते हैं। ब्रैकिश वाटर है, मीन्स ये नमकीन है, बट अगेन बहुत ज्यादा नमकीन नहीं है। और ये अगर जो है इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग सेलाइन वाटर कह देते हैं। ठीक है, सो आपको जो नॉर्मल वाटर जो आपको मेनलैंड में बहुत बारी कई इस तरह के लेक्स है, इस तरह के रीजन देखने में मिल जाते हैं जहाँ पे जो कि नमकीन होते हैं, बट उनका जो पार्ट्स पर 1000 या उसमें जो सॉइल है वो, सॉरी, आपका जो उसमें नमक है वो इतना ज्यादा नहीं मिलता, तो उसे हम लोग ब्रैकिश वाटर डिमार्केट करते हैं। ठीक है कि नहीं। चलो, सो किस किस तरह के सॉल्ट मिलते हैं, मोस्टली ये सॉल्ट्स मिलते हैं हमको, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड सबसे ज्यादा आपको मिलता है, सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड देखने में मिलता है। अगर हम सिंगल सॉल्ट की बात करें तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, एंड देन उसके बाद आपको सोडियम देखने में मिल जाता है। कई क्वेश्चंस, कई बारी पेपर में सिंपली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितना सॉल्ट जो है, मेरे ख्याल से इस बारी हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज में ये पूछा हुआ था कि सबसे ज्यादा जो सॉल्ट है वो कौन सा मिलता है आपको देखने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर इट। अगेन उसके बाद देखो यहाँ पे एक और चीज है, मैप बेस्ड वर्क आपके लिए। ग्रेट सॉल्ट लेक 220 पार्ट्स पर 1000, इतना सैलिनिटी यहाँ पे। ग्रेट सॉल्ट लेक, आप मुझे बताओगे ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे मिलती है। चलो आगे चलते हैं।
फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ओशन की सैलिनिटी को, ओशन के अंदर जो नमक है कितना अमाउंट मिलेगा, उस पर क्या क्या चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। पहली चीज़ उसको अफेक्ट करती है द अमाउंट ऑफ एवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, फ्रेश वाटर का गिरना। एंड मोस्ट ऑफ जो रेनफॉल होती है वो कहाँ पे होती है, ओशंस में होती है। सो ऑब्वियसली कितना इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाएगा, वाटर जो है वो ऊपर उड़ जाएगा। इससे क्या होगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एंड सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एंड इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन होती कहाँ पे है, सरफेस एरिया में होती है। सो वर्टिकली आपका जो सैलिनिटी है वो वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली वो चेंज होती है। सिमिलरली जो सरफेस में है, सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो कितना इवेपोरेशन हो रहा है, कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है कि सैलिनिटी कितनी होगी। ठीक है जी, इसको मैं भी आगे और एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद फ्रेश वाटर फ्लो, कितना इस समुद्र के पानी में फ्रेश वाटर आके मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कोस्टल रीजन्स की, जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां उनका पानी आके मिलता है, तो वो रीजन में आपको सैलिनिटी कम देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका माउथ ऑफ गंगा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का माउथ जो है, जो आपका बे ऑफ बंगाल रीजन में मिलता है, उस रीजन में सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम दिखेगी, बिकॉज बहुत सारा फ्रेश वाटर समुद्र में जाके मिलता है। सिमिलरली जो पोलर रीजन्स है, पोलर रीजन्स में भी आपको क्या होगा, वहां पे भी बहुत सारी आइस कैप्स मेल्ट होती हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और ग्लेशियर्स का फ्रेश पानी जो है दैट इज नॉट सॉल्टी, ये पानी उसमें आके मिलता है, ओशन में आके मिलता है, और वहां पे भी सैलिनिटी आपको कम देखने को मिलेगी। सिमिलरली विंड्स, हवा जो है वो क्या करती है, वो ओशन के पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है। अब हम देखेंगे ओशन करंट्स में, तो इसके कारण भी क्या होता है, इसके कारण भी सैलिनिटी वो इन्फ्लुएंस होती है। सिमिलरली ओशन करंट्स, मैंने आपको बताया ओशन करंट्स क्या है, ये महासागरिक धाराएं कहते हैं इनको हम लोग, और ये क्या है, दे आर नथिंग बट दे आर लाइक रिवर्स ऑफ वाटर, जो कि ओशंस के ऊपर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, और ये भी क्या करेंगी, सरफेस पानी, सरफेस में जो पानी है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, और इससे भी सैलिनिटी चेंज होती है। ओशन करंट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें, सैलिनिटी, टेम्परेचर और ये डेंसिटी ऑफ पानी जो है, सारे इंटर रिलेटेड है। ठीक है कि नहीं, एक चीज के चेंज होने से बाकी सारी चीजें चेंज होती हैं। सैलिनिटी मैंने आपको जैसे बताया, ये हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली वेरी करती है। हॉरिजॉन्टली मींस ये उस सरफेस के ऊपर वेरी करेगी, एज वेल एज ये वर्टिकली भी वेरी करती है। अभी आपको दिखाता हूँ। सैलिनिटी जो है वो ट्रॉपिक्स पे आपको मैक्सिमम मिलती है, एंड ये इक्वेटर पे कम होती है, और पोल्स में मिनिमम आपको देखने को मिलेगी। कोई बता सकता है मुझे क्यों? सोचो, इसको वीडियो पॉज करो, सोचो, आंसर लिखने की कोशिश करो, मैं आपको आंसर बताता हूँ। सो इसका आंसर क्या है, ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम इंसोलेशन मिलती है आपको। देर इज मैक्सिमम इंसुलेशन इन ट्रॉपिक्स, बिकॉज धूप बहुत पड़ रही है वहां पे। सबसे ज्यादा इंसुलेशन होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे सॉरी ट्रॉपिक्स में जो है आपको क्या इंसुलेशन, हाँ मैक्सिमम देखने को मिलती है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, बट उतने अमाउंट का रेनफॉल नहीं होता है। रेनफॉल उतने अमाउंट का नहीं होता, रेनफॉल यहाँ पे सिर्फ सीजनली होता है। मीन सिर्फ सीजन के टाइम पे होगा, जैसे कि इंडिया में कब होता है, जून से सितंबर के आसपास में, 3-4 महीने ही होता है रेनफॉल। ठीक है, तो इस करके क्या है, इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, दैट इज वाई यहाँ पे एटलीस्ट सरफेस लेवल पे ट्रॉपिक्स में जो सैलिनिटी है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इक्वेटर में भी इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे सारा साल बारिश होती है। जैसे मैंने आपको 4 o'clock शार्स बताए थे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारा साल बारिश होती रहती है, और बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर यहाँ पे ऐड होता रहता है। इस करके कंपैरेटिवली टू ट्रॉपिक्स यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो कम देखने को मिलती है। एंड पोल्स में बहुत कम, क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो आइस है, जो पोलर आइस कैप्स हैं, वो कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर पोर कर रहे हैं इन दी पोल्स। सिमिलरली सैलिनिटी सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा हाई होगी, सरफेस पे हाई होगी बिकॉज इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। एंड नीचे जो रीजन है, यहाँ पे सैलिनिटी कंपैरेटिवली इसके नीचे, बिल्कुल नीचे सब सरफेस में अराउंड 300 से 400 मीटर से 500 मीटर, इस रीजन में आपको सैलिनिटी इवेपोरेशन ऊपर जो है बहुत हाई होगी। फिर इस रीजन के नीचे जो है सैलिनिटी वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है जी। एंड ये जो रीजन है इसे हम लोग हेलोक्लाइन रीजन कहते हैं। अराउंड 500 मीटर के आसपास में आता है। यहाँ पे ऊपर देखो इवेपोरेशन होगा तो सॉल्ट बनेगा, एंड सॉल्ट वाटर जो है वो डेंस होता है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, वो नीचे जो है इस रीजन में आके बैठ जाता है, हेलोक्लाइन रीजन में, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगेन सरफेस के ऊपर सैलिनिटी ज्यादा होगी,
फिर नीचे हेलोक्लाइन जोन होती है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होती है, फिर नीचे क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। देखते हैं अभी हम आगे इस ग्राफ से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ये ग्राफ देखो आप लोग, इस ग्राफ में आपको तीनों रीजन मिल जाएंगे, सैलिनिटी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आपको नंबर दे देते हैं, लेट्स टेक दिस एज 37 दे देते हैं, ठीक है। सो 37 पार्ट्स पर 1000 यहाँ पे सैलिनिटी है। दिस इज ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है। नीचे जाते जाते क्या होता है, ये आपका आ गया हेलोक्लाइन जोन। हेलोक्लाइन जोन क्योंकि ऊपर ही बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम हो जाती है, और विद टाइम जब आप ये 500 मीटर से 1000 मीटर, एक किलोमीटर नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो स्टेबल हो जाती है। मैंने बताया ना एवरेज कितना है, 35 पार्ट्स पर 1000, ये सैलिनिटी स्टेबल हो जाती है। इक्वेटर में सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम है, लेट अस अज्यूम आपका 35 पार्ट्स पर 1000 के आसपास में। क्यों? बिकॉज रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आती है, नीचे जाती है कंपैरेटिवली कम हो जाती है हेलोक्लाइन जोन में, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी 35 पार्ट पर 1000। जो पोल्स है, पोल्स में देखो यहाँ पे सरफेस के ऊपर कंपैरेटिवली कम सैलिनिटी है, लेट अस टेक 33 पार्ट्स पर 1000। सैलिनिटी कम है बिकॉज बहुत सारा फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है यहाँ पे। बट नीचे जाते जाते क्या होता है, ये जो 500 वाला जोन है, अराउंड 300 400 500 से लेके 1000 वाले जोन में यहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज होती है, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोक्लाइन जोन कहते हैं। सारी हेलोक्लाइन जोन ही है ये वाले रीजन सारा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिवली इंक्रीज होती है, फिर 35 पे जाके स्टेबल हो जाती है। ओके, सो दैट इज हाउ योर सैलिनिटी चेंजेस इन द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर, एज वेल एज ऑन द बॉटम एज वी गो वर्टिकली। होप दैट इज अंडरस्टूड टू यू पीपल। नहीं है तो इसे दो बार ही सुनना, पता चल जाएगा आपको। चलो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं सैलिनिटी कहाँ कहाँ पे किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो जी, आपको पता चल रहा होगा ये रेडिश रीजन जो है दे आर मोर सेलाइन रीजन। देखो ये अभी ये बार देख रहे हैं आपको, ये देखो ये लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये लाइन उस, इट इज अ लाइन, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग दी रीजन जहाँ पे सेम सैलिनिटी मिल रही है आपको देखने को। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे सैलिनिटी सेम 37, यहाँ पे सैलिनिटी सेम, ये यहाँ पे सैलिनिटी सेम, तो इसको हमने क्या करते हैं, ये लाइन को जोड़ दिया। सो दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग दी सिमिलर salinity points in a particular region, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइसोहेलाइन, ठीक है, आइसोहेलाइन। सिमिलरली जब हम सेम प्रेशर वाले रीजन्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसो बार्स कहते हैं। जब हम सेम टेम्परेचर वाले रीजन्स को ज्वाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोथर्म्स कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है चीज को। ये चीज शायद मैंने एटमॉस्फेयर में नहीं बताई होगी, बताई भी है शायद, बट चलो एनी चीज ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फटाफट से। सो आपको देखने को मिलेंगे कि ये रीजन आप देखो, दीज रीजन्स, ये रीजन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये ट्रॉपिक्स वाले रीजन है, ये ट्रॉपिक वाला रीजन है। कलर चेंज कर लेते हैं, लेट अस टेक सम अनदर कलर। बड़ा कलरफुल सा डायग्राम है, सो कंफ्यूज है क्या कौन सा कलर ले, ये कलर लेते हैं। सो ये रीजन जो है आपका, ये रीजन देखो, ये रीजन, दिस आर रीजन ऑफ ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स देख सकते हो ना, ये देखो ये ट्रॉपिक वाला रीजन है, ट्रॉपिक्स। ये आपका इक्वेटर वाला रीजन है, ट्रॉपिक्स। तो देखो ट्रॉपिक वाले रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपैरेटिवली ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिल रही है, जैसे मैंने आपको बताया था, याद करो अभी हमने बात करी है कि जो सैलिनिटी है इट इज मोर इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन प्रीसीड्स द प्रेसिपिटेशन, जबकि इक्वेटर रीजन में कंपैरेटिवली कम सैलिनिटी देखने को मिल रही है इस रीजन में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रेगुलरली हो रहा है कि नहीं। सो देन आप देखोगे इधर पोल्स वाली साइड में, पोल्स वाली साइड देखो ये वाला रीजन 40 डिग्रीज के ऊपर, यहाँ पे आपको सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रही है बिकॉज बहुत सारा जो है फ्रेश वाटर इट इज बीइंग एडेड बाय द ग्लेशियर्स, ठीक है। ग्लेशियर्स बहुत सारा फ्रेश वाटर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, है कि नहीं। नीचे वाली साइड में देखोगे आपको तो आपको सेम वही चीज देखने को मिल रही है, ग्लेशियर जो है बहुत सारा पानी फ्रेश वाटर ऐड कर रहे हैं, इस करके आपको देखने को नहीं मिल। सिमिलरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्पेशली इस रीजन में आप देखो ना कि ये आपका इस रीजन, ये 20 डिग्रीज नॉर्थ से लेके अराउंड 20 डिग्री वेस्ट से लेके 60 डिग्री वेस्ट तक ये रीजन आपको बहुत ज्यादा सेलाइन देखने को मिल रहा है। मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें, दिस मोस्ट सेलाइन ओशन ऑफ द वर्ल्ड, अराउंड 36 पार्ट्स पर 1000 के आसपास में यहाँ पे सैलिनिटी देखने को मिलती है,
ठीक है, 36 कई जगहों में 37 भी हो जाती है। तो इतनी जो है सैलिनिटी यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। उसका कुछ रीजन में हम लोग क्या देख लेते हैं, पेकुलरिटीज देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए पर कुछ हो रहा है, वो देख लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे देखने को मिला, पहली बात तो देखो ये रीजन क्या है, ये रीजन इज कंपैरेटिवली ब्लू, क्योंकि यहाँ पे आपको सैलिनिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर में ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे नहीं है। ये देखो यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, क्यों, यहाँ से कंपैरेटिवली सैलिनिटी यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा क्यों, स्टिल यहाँ ऊपर ग्लेशियर्स जो है फ्रेश वाटर भेजते हैं, बट स्टिल सैलिनिटी ज्यादा है, क्यों, बिकॉज यहाँ से एक ओशन करंट चलती है दोस्तों, यहाँ से एक ओशन करंट चलती है, इसे हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं और बाद में इसे हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये ओशन करंट क्या करती है, ओशन करंट यहाँ से हाई सैलिनिटी वाटर को कहाँ पे लेके चली जाती है, ये लेके जाती है नॉर्थ अटलांटिक की तरफ को, इधर नॉर्वे की तरफ को लेके जाती है, और इस करके यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद हम लोग और चीज देख लेते हैं। देखो ये रीजन देखो आपका, ये बाल्टिक वाला रीजन है, ठीक है, दिस इज बाल्टिक सी, एंड बाल्टिक सी में आप देखोगे बहुत कम सैलिनिटी देखने को मिल रही है, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे स्नो फेड रिवर्स वो यहाँ पे आके ड्रेन करती हैं, इस करके बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे बहुत कम सैलिनिटी देखने को मिलती है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी जो है इट इज वेरी वेरी सैलाइन, क्यों, बिकॉज यहाँ पे बहुत हाई इवेपोरेशन रेट है, और यहाँ पे कोई भी फ्रेश वाटर, बहुत कम फ्रेश वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली देखो रेड सी है आपका, वेरी हाई सैलिनिटी रीजन्स, अरेबियन सी कंपैरेटिवली हाई सैलिनिटी रीजन्स, ठीक है। देन इधर देखो ईस्टर्न साइड में, देखो आपको ईस्टर्न साइड में आपको कंपैरेटिवली कम सैलिनिटी देखने को मिल रही है, बिकॉज गंगा एंड ये जो ब्रह्मपुत्र है इसकी यहाँ पे ड्रेन कर रही है। देन यहाँ पे आपका इरावदी रिवर होगी, मेकोंग रिवर होगी, बहुत सारी इस तरह की रिवर्स हैं जहाँ पे ड्रेन करती हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रेश वाटर लेके आती हैं, और सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम है। आया कि नहीं समझ में, अंडरस्टूड। सो ये जो है आपको इस तरह की पेक्युलरिटीज देखने को मिल जाएंगी ऑल अलोंग दिस रीजन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको देखो यहाँ पे, देखो ये रीजन देखो, ये रीजन में भी आपको सैलिनिटी कम देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज कॉन्गो, कॉन्गो रिवर यहाँ पे ड्रेन करती है, ऊपर सेनेगल रिवर ड्रेन कर रही है, नाइजर रिवर ड्रेन कर रही है यहाँ पे, सो इसको सॉरी सेनेगल यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे नाइजर रिवर ड्रेन कर रही है, नाइजर रिवर यहाँ पे ड्रेन कर रही है, तो इस करके यहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। देखो ये रीजन आपका यहाँ पे क्या है, पेरुग्वे, उरुग्वे एंड पराना, ये तीन रिवर्स यहाँ पे आके ड्रेन करती हैं, इस करके फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा है कि नहीं। अमेजोन रिवर, सो ऑल ऑफ देम आर व्हाट, दीज आर दी पेकुलरिटीज जो आपको सैलिनिटी में देखने को मिल जाएंगी, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू पीपल। यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है आपको। देखो 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, देखो मैं आपको दोबारा 20-30 डिग्री नॉर्थ में आपको मैक्सिमम सैलिनिटी, 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट में अटलांटिक ओशन में मैक्सिमम सैलिनिटी, इक्वेटोरियल रीजन में आपको एवरेज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड के आसपास में देखने को मिल रही होगी। नॉर्थ सी कंपैरेटिवली हाईयर लोकेशन में होने के बावजूद सैलाइन ज्यादा है, बिकॉज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये एक ओशन करंट है, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। देन बाल्टिक सी, इनफ्लक्स ऑफ रिवर जो है बाल्टिक सी कंपैरेटिवली कम सैलाइन है, बिकॉज बहुत सारा रिवर वाटर यहाँ पे आके ड्रेन होता है। मेडिटेरेनियन सी हाई वेपोरेशन, तो ज्यादा सैलाइन है, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये सैलिनिटी वाला पोर्शन समझ में आ गया। जो सैलिनिटी है वो क्या रोल प्ले करती है, अगर हम रोल की बात करें तो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज फार एज दी ओशियनिक फिनोमिना आर कंसर्न। फॉर इंस्टेंस सैलिनिटी क्या डिटरमाइन करती है, कंप्रेसिबिलिटी की, ओशन वाटर कितना कंप्रेस हो सकता है, जितना ज़्यादा साल्ट होगा उतना ही कम इसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी। थर्मल एक्सपेंशन, जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा उतना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। टेम्परेचर कितना होगा, डेंसिटी, जितना ज़्यादा सॉल्ट ज़्यादा होगा उतना डेंस होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलेशन, कितना इंसुलेशन एब्जॉर्ब करना है, इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी, सारी चीजों पे कहीं ना कहीं सैलिनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है जी। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस दी कॉम्पोजिशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर क्या कॉम्पोजिशन है और उसकी किस तरह की मूवमेंट होने वाली है, ठीक है जी। स्पेशली मैं जब आपको ओशियन करंट बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सैलिनिटी कैसे इफेक्ट करती है इसके मूवमेंट को, ठीक है। सिमिलरली कितना सलाइन होगा वाटर, वो एक और चीज पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कि किस तरह की ऑर्गेनिक लाइफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कम सलाइन वाटर में फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक लाइफ में, कि एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कोरल रीफ्स का। सो अगर हम कोरल्स की बात करते हैं तो कोरल जो है वो हाई सलाइन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। सो ऑल लॉन्ग जो आपके माउथ से रिवर्स के, या फिर जहाँ पे सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम है,
यहाँ पे आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो अगेन सैलिनिटी जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ओशन करंट से लेके ऑर्गेनिक लाइफ के ऊपर। हम दैट इज वाई हम लोगों ने इसको थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करी। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड बाकी जो टॉपिक्स हैं हम लोग टेम्परेचर एंड देन ओशन करंट्स को हम लोग कल देखेंगे। एंड आज के लिए इतना ही है, जाके इस पर्टिकुलर लेक्चर को रिवाइज करो, अपने एटलस को देखो, and in case if you have any kind of doubt, definitely you can call me up or you can WhatsApp me and I'll try to solve them as soon as possible. Thank you very much.